नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। श्री अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री का श्रद्धालुओं के नाम पत्र। सुरक्षित यात्रा के साथ 5 संकल्प लेने की अपील। सुरक्षा बलों और प्रशासन का भी अभिनंदन किया। सत्तावन दिनों की श्री अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार पहले से अधिक सुरक्षा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मल्टी लेयर सिक्योरिटी ग्रिड समेत श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम। विपश्यना के लिए बेंगलुरु रवाना होने पर विपक्ष के निशाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री। बीजेपी ने कहा, ड्रग्स और माफिया राज के कारण बर्बाद हुआ पंजाब। केजरीवाल पर भी उठाए सवाल। फ्रांस के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दीर्घकालिक साझेदारी बढ़ाने की जताई इच्छा। ग्लोबल कंपनियों और वित्तीय संस्थानों ने भारत को बताया निवेश के लिए भरोसेमंद देश। फीफा विश्व कप में लूका मॉड्रिच पर भारी पड़े रोनाल्डो। पुर्तगाल ने रोमांचक मैच में क्रोएशिया को 2-1 से दी मात। वहीं स्विट्जरलैंड और स्पेन की भी राउंड ऑफ 16 में एंट्री। बम भोले और बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ 57 दिनों तक चलने वाली बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा आज से आरंभ हो गई है, जिसे हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से ये श्री अमरनाथ जी की यात्रा होती है। पूरे देश के लाखों श्रद्धालु इस दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में हिम शिवलिंग के दर्शन करेंगे। हर साल लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लोग इस यात्रा को करते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त यानी रक्षा बंधन श्रावणी पूर्णिमा के दिन समाप्त होगी। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि हिमालय की गोद में लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो अमरनाथ गुफा है वो भारत के पवित्र शिव तीर्थों में से एक है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग पर पार करके बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। ये केवल तीर्थ यात्रा ही नहीं बल्कि श्रद्धा, तप, त्याग और आत्मिक अनुभूति का एक मार्ग भी कहा जाता है। और इस बार सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त और अमरनाथ गुफा का सबसे बड़ा रहस्य है वहाँ प्राकृतिक रूप से जो बनने वाला हिम शिवलिंग है। गुफा की छत से जो टपकने वाली बूंदें हैं वो अपने आप ही भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण कर देती हैं। कैसे, ये रहस्य आज तक किसी को समझ में नहीं आया। धीरे धीरे वो शिवलिंग का रूप धारण करती हैं। और ये भी अद्भुत तथ्य कि जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा है उससे लेकर के जो श्रावण की पूर्णिमा है तभी तक ये बाबा बर्फानी यानी शिवलिंग के दर्शन होते हैं और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आस्था के अनुसार ये स्वयंभू शिवलिंग है जो हर वर्ष अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं बाबा। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर श्रद्धालुओं को अपनी ओर से खुद एक चिट्ठी लिखी है। ये बहुत ही मार्मिक पत्र है प्रधानमंत्री का। उन्होंने हर श्रद्धालुओं को एड्रेस करते हुए कहा है, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुई प्रथम पूजा के साथ ही भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन का क्रम शुरू हो जाता है। देश के कोने कोने में श्रद्धालु इस पावन यात्रा में सम्मिलित होने के लिए तत्पर रहते हैं। हर वर्ष बाबा बर्फानी के प्रत्यक्ष दर्शन का यह अवसर लाखों शिव भक्तों के लिए जीवन का एक अत्यंत शुभ और अविस्मरणीय अनुभव होता है। मैं इस वर्ष यात्रा के इस अवसर पर आप सभी शिव भक्तों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके आगे उन्होंने लिखा कि ये यात्रा भारत की आध्यात्मिक यात्रा परंपरा का एक शाश्वत अध्याय है। हर वर्ष पूरे विश्व से सनातन संस्कृति को मानने वाले लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और विविध परंपराओं को मानने वाले लोग महादेव के दर्शन का संकल्प लेकर के इस यात्रा को पूरा करते हैं।
बीते कई दशकों से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार बहुत कुशलता और सेवा भाव से यात्रा का प्रबंधन करते आ रहे हैं। इसके साथ ही यात्रा को सुरक्षित संपन्न बनाने में हमारे प्रशासन और सुरक्षा बलों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इस वर्ष भी हजारों साथी इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े चिकित्सकों और कर्मियों, प्रशासन के अधिकारियों, सफाई मित्रों तथा भक्तों की सेवा में जुटे हर साथी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन 2 महीनों के दौरान बाबा बर्फानी के पवित्र धाम में भारत की विविधता में एकता का अद्भुत स्वरूप भी देखने को मिलता है। बाबा बर्फानी के धाम की यह यात्रा हमें जम्मू कश्मीर के आतिथ्य भाव और देश भर से आए भक्तों के समर्पण का भी दर्शन कराती है। यात्रा के हर आयोजन में जम्मू कश्मीर के हजारों स्थानीय नागरिक श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले असंख्य भक्त भी पवित्र गुफा और यात्रा मार्गों पर भंडारों और लंगरों का संचालन करते हैं। निस्वार्थ सेवा की यह भावना हमारी सनातन संस्कृति और सर्वे भवन्तु सुखिनः के आदर्श की सजीव अभिव्यक्ति है। इस वर्ष मैं अमरनाथ यात्रा पर जा रहे सभी श्रद्धालुओं से कुछ संकल्पों का आग्रह करना चाहता हूँ। पहला संकल्प, हम अमरनाथ यात्रा के दौरान स्वच्छता के नियमों का पालन करें और पूरे यात्रा मार्ग में स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दें। दूसरा संकल्प यह कि हम प्रशासन के सभी आदेशों, यातायात के नियमों और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करें। यात्रा के दौरान बारिश की वजह से फिसलन और ठंड का विशेष ध्यान रखें। तीसरा संकल्प यह कि हम वोकल फॉर लोकल की भावना से यात्रा के खर्च का कम से कम 10% उपयोग स्थानीय उत्पादों को खरीदने में करें। इससे जम्मू कश्मीर के परिवारों और युवाओं की आजीविका को भी बल मिलेगा। चौथा संकल्प ये कि हम बाबा अमरनाथ यात्रा के समापन दिवस अर्थात रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाई या बहन को एक पौधा भेंट करें और एक पेड़ माँ के नाम अभियान को आगे बढ़ाएं। पांचवा संकल्प ये, तो चलिए श्री अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने 5 संकल्प अपनाने का भी अपील किया। पहला संकल्प ये कि यात्रा में स्वच्छता नियमों का पालन करें। दूसरा ये कि प्रशासनिक आदेशों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। तीसरा संकल्प ये कि स्थानीय उत्पादों पर 10% का खर्च करें, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें। चौथा संकल्प, रक्षाबंधन पर पौधा भेंट करके पर्यावरण को बचाएं और राष्ट्र प्रथम भावना से कर्तव्य को निभाएं और विकसित भारत के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। ये 5 संकल्प प्रधानमंत्री ने अपील की है सभी से और बाबा बर्फानी से भी ये प्रार्थना की है कि हर नागरिक को वो संकल्प प्रदान करें, वो शक्ति प्रदान करें जिससे इस संकल्प की सिद्धि में हमें शक्ति मिल पाए। और अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार पहले से अधिक सुरक्षा और सुविधाएं मौजूद हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कामना की है कि हर श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित, सुगम और सुखद बनी रहे। गृह मंत्री के मुताबिक मोदी सरकार ने पूरी यात्रा के दौरान पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसमें मल्टी लेयर सिक्योरिटी ग्रिड, QR कोड आधारित रजिस्ट्रेशन और श्रद्धालुओं के ठहरने, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बलदेव भाई शर्मा, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ऑथर हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। अनीस बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। एक बार फिर से लगातार आप हमें अपडेट दे रहे हैं। बलदेव भाई, आपसे हम समझना चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा इस बार क्यों ख़ास है। लगातार करते जा रहे हैं हम लोग, लेकिन इस बार नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह से अनीस हमें बता रहे थे, लगातार सुबह से वो वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड से, कह रहे हैं कि 3.5 लाख तो रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुके हैं, संख्या 5 लाख तक जा सकती है। तो क्या इतनी सुविधाएं हैं, इतनी पर्याप्त चीज़ें हैं कि हम इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को वहाँ पे समायोजित कर सकते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। देखिए, प्रिपरेशन अनीस ये सवाल अनीस जी ये सवाल इनसे बलदेव भाई जी से पूछा है। मैं आपके पास आता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा। ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण अवसर
हमारे देश के लिए और पूरे विश्व में बसे हुए हिंदुओं के लिए है, क्योंकि बाबा अमरनाथ केवल प्रतीक नहीं है, वो भारत की सनातन संस्कृति के प्रणेता हैं। और शिव को तो महादेव कहा जाता है, वो आदिनाथ हैं। और उनका कैसा चमत्कार यहाँ गुफा में देखने को मिलता है कि पूरे वर्ष से एक बड़ा शिवलिंग बाबा बर्फानी के रूप में वहाँ एकात्म रूप लेता है, और पूरे देश की श्रद्धा, विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और ये तो अमरनाथ यात्रा जब भी आती है तभी खास है जी। इस बार विशिष्ट इसलिए है, जैसा आपने बताया कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इतना रजिस्ट्रेशन शुरुआत में ही हो जाना ये दिखाता है कि भारत में सनातन परंपराओं और सनातन संस्कृति का प्रभाव कितना बढ़ गया है। और ये शायद पहला अवसर है जब देश का कोई प्रधानमंत्री हमारे श्रद्धालुओं के लिए और इतना बड़ा पत्र जारी कर रहा है, जिसमें न केवल सुरक्षा निर्देश हैं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और अध्यात्म का पूरा दृष्टिकोण है। और उसी के साथ उन्होंने जो 5 संकल्प सभी श्रद्धालुओं के लिए, अमरनाथ यात्रियों के लिए व्यक्त किए हैं, वो एक बहुत व्यापक दृष्टि उनकी है। चाहे वो स्वच्छता नियमों का पालन हो, चाहे वो वोकल फॉर लोकल हो, चाहे सुरक्षा निर्देशों का पालन हो, चाहे राष्ट्र प्रथम का संदेश हो और विकसित भारत की संकल्पना हो। वास्तव में ये एक बड़ा अवसर है जब प्रधानमंत्री ने ये संकल्प व्यक्त किए हैं, इनको पूरे देश में एक निर्देश के रूप में, संकल्प के रूप में, निवेदन के रूप में उन्होंने व्यक्त किया है। और अनादिकाल से भारत में शिव आराधना चल रही है। भारत तो शिव भक्ति का देश है, और वास्तव में जिस कश्मीर में ये यात्रा होती है, ये दुर्भाग्य है कि 89 के बाद जो आतंकवाद बढ़ा और उसने वहां उसके पूरे डेमोग्राफी को बदल दिया, कश्मीर की एक अलग पहचान बना दी मजहब के नाम पर। वास्तव में शिव और शक्ति की आराधना का केंद्र है हमारा कश्मीर, और इसलिए वो भारत का मुकुटमणि है। शिव तो मुकुट पर विराजते हैं, हिमालय पर विराजते हैं, और इसलिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं में एक आकांक्षा रहती है कि जीवन में एक बार अमरनाथ दर्शन जरूर करें, अमरनाथ यात्रा जरूर करें। और मैं ऐसे कई लोगों को अपने आसपास जानता हूं जिनकी आयु काफी हो गई, शरीर से भी अशक्त हैं, लेकिन वो दौड़ पड़ते हैं और न जाने कहां से उनमें शक्ति आ जाती है कि इतना उछल लेते हैं जी, स्वस्थ रूप में वापस लौटते। बलदेव भाई, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ अनीस भी जुड़े हुए हैं। अनीस हमारे संवाददाता सुबह से ही ग्राउंड जीरो पे हैं। अनीस, मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। सवाल आपसे ये है कि ये जो 5 संकल्प प्रधानमंत्री ने किए हैं, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग कैसे इसे लेंगे और इसका क्या असर आप देख रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत के ही संकल्पों से भी प्रधानमंत्री ने इस पूरी यात्रा को जोड़ दिया है इस पर। जी हाँ, देखिए, ये जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, मेरे ख्याल में जो यहाँ की आवाम है, यहाँ के लोग हैं, उनको मद्देनज़र रख के भी इनको सामने लाया गया है। यहाँ के मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे साल जो अमरनाथ यात्रा है उसके लिए तैयारियाँ होती है, और ये जो अवामी लोग हैं यहाँ पे, वो एक किस्म से इस यात्रा का इंतज़ार करते रहते हैं। एक तो ये कि वो भी इसमें हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, यात्रियों की खिदमत करें। उसके अलावा जो है यहाँ के काफ़ी सारे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मकामी जो बाशिंदे हैं, उनको भी एक उम्मीद रहती है कि यहाँ का जो उनका कारोबार है उसको भी थोड़ा बढ़ावा मिले, क्योंकि यात्री जब आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉपिंग भी होती है। जो यहाँ की इंडिजिनस चीज़ें हैं उनकी भी खरीदो फरोख्त होती है, तो एक उम्मीद होती है यहाँ के अवाम में। उसके अलावा एक और संकल्प जो है स्वच्छता का, उसको भी हालांकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा शिकायत नहीं रहती है अभी तक, जो पिछले कई सालों से जो हमने देखा है, क्योंकि नंबर्स काफ़ी कम रहे हैं। अब चूँकि नंबर्स आने वाले सालों में बढ़ रहे हैं, इस बार भी नंबर्स का जो देखने में आया है कि काफ़ी सारा बढ़ सकता है, तो वो उसको मद्देनज़र रख के भी जो स्वच्छता का संकल्प है वो भी एक हिसाब से काफ़ी
रेलेवेंट है यहाँ के लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल में इसका पूरी तरह से खैर मकदम रहेगा यहाँ के अवाम में। और जो बधाई प्रधानमंत्री जी ने दी है यहाँ के लोगों के, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है यहाँ की इंतज़ामिया भी, जो भी मकामी लोग उसमें भी शामिल होते हैं, उसमें भी अपना रोल अदा करते हैं। बलदेव भाई, अगर हम भगवान महादेव की बात करें तो ओमकारम बिंदु संयुक्तम कहा जाता है, नित्यम ध्यायन्त योगिना। योगी जिनका नित्य ध्यान करते हैं वो बाबा बर्फानी साकार रूप में भक्तों को दर्शन देने के लिए हर वर्ष आते हैं, और आना ही पड़ता है उनको, और इसी मौसम में आना पड़ता है, इसी समय बिल्कुल टाइम पे आना पड़ता है। तो ऐसा क्या है भारतवर्ष में जो भगवान को आकर्षित कर लेता है, और साथ ही साथ इसके पीछे का जो रहस्य है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी अपील में कहा है कि भारत अध्यात्म का देश है, सनातन परंपराओं का देश है, और जो ईश्वर हैं जिनकी हम संकल्पना शिव के रूप में करते हैं, महादेव हैं, वो उस सारी आध्यात्मिकता और सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं और पूरी मानव जाति के लिए हैं। ये अलग बात है कि दूसरे देशों में अलग अलग मजहब और रिलीजन चलते हैं, लेकिन भारत के ऋषियों ने जिस संस्कृति की संकल्पना की वो मानव मात्र के लिए। जी जी। और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में बड़ा सुंदर एक पद लिखा है, औरों को हंसते देखो मन हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विकसित कर लो, जग को सुखी बनाओ। तो जो शिव की संकल्पना है वो पूरे जगत के कल्याण के लिए है। शिव को कल्याण का देवता माना गया है, और उनकी जो संकल्पना है महादेव के रूप में, आदिनाथ के रूप में, आप देखिए भारत में अगर सबसे ज्यादा मंदिर हैं तो वो शिव के मंदिर हैं। और राम जो पूरे भारत के आराध्य हैं, और राम ने स्वयं रामेश्वरम में जाकर शिव की आराधना की, और रामेश्वरम में जो तीर्थ बना हुआ है वो सनातन संस्कृति का सर्वोच्च शिखर है। और इसलिए शिव की संकल्पना कोई आज से नहीं है। शिव पार्वती के आख्यान, शिव सती के आख्यान, गणेश और कार्तिकेय शिव के पुत्र हैं उनके आख्यान, ये इतना व्यापक फलक है जिसमें भारत के नहीं पूरी मनुष्य जाति, पूरे जगत और पूरे पृथ्वी के कल्याण की कामना है। और इसलिए ये जो यात्रा है ये प्रतीक रूप में है कि भारत में जो संकल्पना लोक कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के की गई, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आप देखिए विश्व में कितना वातावरण विषाक्त हो गया है, विश्व युद्ध की आहट लगातार चलती रहती है, शांति और सुख का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। सब शिव ही हैं। हालांकि देखिए बड़ा विचित्र है कि शिव को संहार का देवता माना गया है, लेकिन शिव स्वयं जो पर्याय है वो कल्याण के पर्याय, तो कल्याण के देवता है, और संहार तो प्रलय के अंत में ही करते हैं बलदेव भाई। लेकिन अगर दुष्टता होगी तो शिव संहार करके मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए कल्याण की संकल्पना, कल्याण की कामना, संहार भी बलदेव भाई, संहार भी हमारे यहाँ सृष्टि और सृष्टि के ही साथ जुड़ा हुआ है। जब तक हम किसी मेज का निर्माण करते हैं तो जो बढ़ई है वो भी उसमें कुछ न कुछ संहार करता है आकार देने के लिए। तो सृष्टि के आकार देने के लिए संहार की परिकल्पना तो की गई नहीं। लेकिन इस बार गृह मंत्री ने इस भी सुरक्षित यात्रा की कामना की है। जिस तरह से उन्होंने पहलगांव में बड़ी आतंकी घटना देखी है और जिसके पास ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके साये में ये पहली बार यात्रा हो रही है। किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम और गृह मंत्री के इस वक्तव्य को आप देख रहे हो, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कैसी तैयारियां हैं पूरे 57 दिनों के लिए पूरी यात्रा के दौरान? इस बारी जो मल्टी टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो ले किया गया है पूरी वैली में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। और जो भी रूट है, जो भी यात्री, जो श्रद्धालु है, जो भी रूट वो अंडरटेक करेंगे, चाहे नुनवन पहलगाम का रूट हो या बालतल गांदरबल का रूट हो, तो पूरे इस रूट पे स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। उसके अलावा एरियल सर्वेलेंस भी इंक्रीज़ की गई है, काफ़ी सारे ड्रोन्स तैनात किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास एक्स्ट्रा लगा दिए गए हैं। और उनके अलावा जो जंगली इलाके हैं उसमें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का भी उनको भी इंक्लूड किया गया है, जो कि हाईली ट्रेंड फोर्सेस होते हैं। सिक्योरिटी हमारी जो हिफाजती अमला है
उनमें, तो उनको भी तैनात किया गया है जो अपर रीचेस हैं, जहाँ के लिए बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। उसके अलावा पूरा जो यात्रा रूट है उसको नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इस बार जो हेलीकॉप्टर्स से कोई भी यात्रा नहीं हो पाएगी, हेलीकॉप्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जो भी यात्रा होगी वो या तो पैदल होगी या तो जो बीच में रास्ता है उसको वेहिकुलर मूवमेंट से ही किया जाएगा। तो एक लेवल का जो पूरा सिक्योरिटी ग्रिड है वो तैनात किया गया है ताकि ये जो श्रद्धालु है ये पावन यात्रा का जो है ये अंडरटेक करे वो पूरी सुरक्षा के साथ कर सकें। और अनिश भाई, ये जो दो यात्रा के मार्ग हैं उनमें से कौन सा मार्ग आप चुनेंगे अगर आपसे कहा जाए तो, और दोनों की क्या खासियतें हैं, थोड़ा सा अगर आप डिफरेंस बता पाएं, कहाँ पर से ज़्यादा चलना पड़ता है, कहाँ पर ज़्यादा चढ़ाई है, कौन सा ज़्यादा मुश्किल है, कौन सा ज़्यादा आसान है, दोनों का कंपेयर कर पाएं आप। अगर जम्मू से हम आते हैं तो जो पहलगाम वाला रूट है वो पहले आता है और वहाँ पे जो ट्रैक है उसमें भी इंक्लाइन है, लेकिन वो ट्रैक टोटल 49 किलोमीटर्स 49 किलोमीटर्स का ट्रैक है। उसमें ग्रेडियंट स्लोली बढ़ता है, तो यात्री एक दिन में 2 दिन में वो आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। उसके कंपैरिजन में जो बालतल वाला ट्रैक है उसमें पहले तो वेहिकुलर में एक्स्ट्रा गाड़ियों में एक्स्ट्रा 50 से 60 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ता है। और उसके बाद जो हम बालतल बेस कैंप में पहुंचते हैं तो वहाँ से जो गुफा है, पवित्र गुफा है, वो तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर के फासले पे है। लेकिन वहाँ पे जो ट्रैक है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा कठिनाइयों से भरा है। उसका जो वर्टिकल ग्रेडियंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, वो उसमें कम समय लगता है लेकिन उसमें थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लगती है अगर हम दोनों को कंपेयर करें। सेफ दोनों हैं, सिक्योर दोनों ट्रैक्स हैं, लेकिन जो बालतल वाला एरिया है उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है एज कम्पेयर टू पहलगाम वाला जो ट्रैक है। चलिए, तो जो हमारे युवा साथी हैं वो शायद बालताल वाला जो रास्ता है उसको प्रेफर करें, ट्रैकिंग का भी शायद जो युवा जनता है वो थोड़ा सा पसंद करती है आजकल। इस पर बने रहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ये चर्चा लगातार जारी है। बलदेव भाई, हम आपसे समझना चाहेंगे कि इसके पीछे का रहस्य, जो त्याग की जो बड़ी भावना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल बुलेटिन और हम चर्चा कर रहे हैं श्री अमरनाथ यात्रा की। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले। सिर्फ चमकी चाट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चलो अमरनाथ, ये विशेष सेगमेंट इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। बल्लभ भाई शर्मा जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, इस हमारे साथ हैं। अनीस हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर लगातार इसको ट्रैक कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। बल्लभ भाई शर्मा, अब हम आपके पास आते हैं और समझते हैं इसके रहस्य को कि ये कहा जाता है पहलगाम जिसका जिक्र कर रहे थे अनीस, वहाँ पर भगवान जब कथा सुनाने के लिए चले माँ को लेकर के, तो नंदी को उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया कि भाई अब आप यहीं विश्राम करिए, हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। उसके बाद चंद्रवाणी में चंद्रमा को भी त्याग दिया उन्होंने अपने शीश से। महागुड़स में गणेश जी को, शेषनाग में सर्पों को, फिर पंचतरणी में पंच महाभूतों का भी त्याग कर दिया और एक दिव्य स्वरूप में उस गुफा में जाकर के पहुंचे और परम सत्य जिसको कहा जाता है अमर कथा, उसका पान कराया। तो ये जो त्याग और समर्पण कि आप सब कुछ छोड़ते जाइए और उसके बाद में आपको अंतिम सत्य की प्राप्ति होगी, ये जो रहस्य है पूरी यात्रा का, वो हम आपके जरिए समझना चाहते हैं। आप प्लीज अनम्यूट कर लें। सूचना ये भी आती है जी कि जब वो शिव पार्वती को कथा सुना रहे थे तो कपोटी ने उसको सुना जी, और उसके बाद उनके माध्यम से वो कथा पूरे संसार में पहुंची भी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जीवन का सुख तो हम सबके साथ बांटकर
प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर शांति और मोक्ष प्राप्त करना है तो अंतःकरण में अपने को जाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ कहा गया है एको अहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो ब्रह्म तो हमारे अंतःकरण में, उसको बांटा नहीं जा सकता। और इसलिए शिव का ये संदेश कि जीवन में सुख पाना है, तो गीता में जैसे कृष्ण ने असंपृक्त भाव व्यक्त किया है कि सब कुछ के बीच होकर भी अपने को उस सब से डिस्कनेक्ट रखो, तभी आप जीवन में मोक्ष और दूरगामी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो शिव का ये संदेश कि सब कुछ त्यागते जाओ और असंपृक्त भाव से मन को शांत और एकाग्र चित्त करके आप आराधना करेंगे तो जीवन के लक्ष्य प्राप्त होंगे। आज का जो हम जैसा वातावरण भौतिक रूप में देखते हैं, हर आदमी अपने कंफर्ट में जीना चाहता है, और ये जो यात्रा है ये केवल धार्मिक नहीं है, ये वास्तव में जीवन का संदेश है कि हमको सुख चाहिए तो हमें उन सारी चीजों के साथ डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा जो हमारे मन को भ्रमित करती हैं। अपने कंफर्ट में जीने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, अपने को एकात्म बोध के साथ एकाग्र करो और अंतःकरण में आंतरिक यात्रा करो। ये जो अमरनाथ यात्रा है ये आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। जब हमारे अंदर पैठ बनाने लगते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। कृष्ण ने गीता में कहा, हम बहुत ज्ञान की बातें करते हैं आजकल, सब लोग ज्ञान बढ़ाते हैं, लेकिन कृष्ण ने कहा है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। और वो पवित्रता वास्तव में अंतःकरण की होती है, और अंतःकरण की यात्रा जब हम करते हैं तो पवित्रता प्राप्त होती है। और ईश्वर केवल साक्षात दर्शन नहीं देता, ईश्वर हमारे हृदय में विराजता है। हमारे शास्त्रकारों ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव बनकर शिव की पूजा करो। तो शिव केवल सामने नहीं है, शिव जब हमारे अंतःकरण में विराजते हैं तो वास्तव में इस पूजा का, इस यात्रा का सार्थक रूप हमारे सामने आता है। बलदेव भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि जो शिव मानस पूजा में जिस तरह से आंतरिक यात्रा की आपने चर्चा की, तो उसमें कहा गया है आत्मा त्वं गिरिजा मते सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्दत् कर्म करो में तत्त दखलम शंभो तव आराधम। वही भगवान शिव की आराधना है कि आप अपनी मति को मां गिरजा बना लें और अपने शिव को आत्मा बना लें। बिल्कुल सही है। और देखिए, आत्मा को हमारे यहाँ अजर अमर इसलिए कहा गया है कि आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती है। जो मन का कुसंस्कार है वो आत्मा के चारों तरफ जब छा जाता है तो दिग्भ्रमित हो जाता है व्यक्ति। और इसलिए मन के संस्कार को शुद्ध रखने के लिए शिव का स्मरण, पार्वती का स्मरण, गणेश का स्मरण, कार्तिकेय का स्मरण और नंदी महाराज का स्मरण, ये जो शिव परिवार बताया गया है, ये मन की आकांक्षाओं का शमन करते हुए जीवन में पवित्रता, मन में पवित्रता धारण जब की जाती है तो आत्मा का तेज प्रकट होता है। हमारे यहाँ तो इसीलिए तो कहा गया कि हम सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है, उसको जगाने की आवश्यकता है, उसके साक्षात दर्शन की आवश्यकता है। और जब हम सब कुछ त्याग कर मन को एकाग्र करेंगे, जैसा शिव का संदेश दिया आपने, बहुत सुंदर आख्यान, वास्तव में बहुत आनंदित हो गया मन आपके इस आख्यान को सुनकर। तभी जीवन में सुख शांति प्राप्त होते हैं। और ये सुख शांति का जो संदेश है ये केवल भारतवासियों के लिए नहीं है, ये संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए है। इसीलिए शिव को कल्याण का देवता कहा गया है। उन्होंने देखिए शिव की सरलता देखिए कि उन्होंने दुष्ट लोगों को भी आशीर्वाद दिए, लेकिन वही उनके लिए संकट बन गई। और इसलिए शिव का जीवन बड़ा विचित्र है। पूरे विश्व में सभी लोग संतुष्ट रहें, सभी उसी की तो कामना हम लोग करते हैं। अनीस, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वहां पर अभी मौसम की स्थिति को लेकर के क्या कुछ अनुमान जताया गया है, स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है? जो लोग भी पहली बार इस यात्रा के लिए आ रहे होंगे, जो थोड़ा सा बुजुर्ग होंगे, उनके लिए अगर आप बता पाएं, और कैसी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से दी जा रही हैं? देखिए, जब भी रजिस्ट्रेशन होती है तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट का होना लाजमी है, क्योंकि ये जो पूरा रूट है पहाड़ी रास्ता है और उसमें काफ़ी सारा एनर्जी जाता है, काफ़ी सारी मेहनत लगती है गुफा तक पहुंचने में। तो उसके बावजूद भी अगर किसी को कभी कभार क्या होता है कि अगर
जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी लगती है, तो जगह जगह पे जो है ऑक्सीजन प्रोविज़न का भी ख्याल रखा है प्रशासन ने। मेडिकल कैंप्स भी लगते हैं, वो मोबाइल कैंप्स भी होते हैं और प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड मेडिकल कैंप्स भी होते हैं। तो जितने भी रास्ते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल कहीं पे लगता है कि ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है या कहीं पे रास्ता थोड़ा ज़्यादा नैरो है, तो वहाँ पे भी जो वॉलंटियर्स होते हैं, रज़ाकार होते हैं, वो श्रद्धालुओं की इमदाद के लिए खड़े रहते हैं। वो कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है इन श्रद्धालुओं को, यात्रियों को, कि कहीं पे कोई इनको आपत्ति ना आए, किसी को कोई कभी ऑक्सीजन की कमी ना लगे या कभी थोड़ी सी थकावट भी लगती है, घुटनों में कभी थोड़ा जोर लगता है, तो वो उस सब के लिए काफ़ी सारे वॉलंटियर्स खड़े रहते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट से भी मोबाइल एम्बुलेंसेज भी बिल्कुल होती अनीस, है, और चलते चलते हम आपसे अंतिम सवाल ये करना चाहते हैं अनीस, ख्याल रखना चाहिए जी। अनीस, आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि इस पूरी यात्रा से क्या जो स्थानीय स्तर पर जो आवागमन है उसमें कुछ बाधा आई है, उसको लेकर के क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई? क्योंकि बहुत सारे लोग यात्रा के लिए नहीं जा रहे होंगे, जो जम्मू कश्मीर के सामान्य यात्रा पर जा रहे होंगे, क्या उनके लिए कुछ मार्गों को व्यवस्थित किया गया है या रेगुलेशन किया गया है, नियमन किया गया है, उसको लेकर कोई गाइडलाइन आपके पास है जानकारी? जी हाँ, रेगुलरली जब भी ये यात्रा होती है तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि कोई एरियाज़ जो है बिल्कुल भी आउट ऑफ बाउंड बन जाए, लेकिन जब भी कोई यात्रा पे या उसके बगैर भी कोई आना चाहे तो ट्रैफिक एडवाइजरीज रेगुलरली अपडेट होती है। तो जिनको भी आना है उनको ट्रैफिक एडवाइजरीज का भी जो रेगुलरली अपडेट होती है उनका ख्याल रखना है। खास करके जो पहलगाम और बालतल या सोनमर्ग के रास्ते से ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनको उन एडवाइजरीज का भी ख्याल रखना है। उसके अलावा जो वेदर एडवाइजरीज है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे बारिश और कभी कभार तेज़ बूंदाबांदी का भी इम्कानात रहते हैं, तो उन एडवाइजरीज को भी जो रेगुलरली अपडेट होते हैं उनका भी ख्याल रखना होता है। जी बलदेव भाई, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भगवान शिव की जो पूरी यात्रा है, आपने कहा कि हमें अपने जीवन में भी उस यात्रा को अंदर और बाहर दोनों ही जगह महसूस करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा मौका है, और हम सभी लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भगवान शिव को जब प्राप्त करना होता है तो विश्व को बचाने के लिए वो विश्व को ग्रहण कर लेते हैं, और जब देना होता है तो अमरता का ज्ञान माँ के माध्यम से, कपोतों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं। तो ये जो पूरा भगवान शिव का जीवन है उससे हम कैसे स्वीकारें, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कर्तव्यों की बात की है, कैसे भगवान शिव के जीवन से हम कर्तव्य बोध का जो ज्ञान है उसको ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज हम सब अपने सुख के लिए जीते हैं और इसलिए कोई सुखी नहीं है। हम परिवार, पत्नी, बच्चों तक के सुख की चिंता नहीं करते अपने स्वार्थ के कारण, और इसलिए शिव की जो संकल्पना है कि उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए हलाल पी लिया, तो दुख और दुख के संकल्प के बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता। शिव का ये पूरी मानव जाति के लिए संदेश है कि दूसरों को सुखी बनाओगे तभी तुम सुखी रहोगे। जैसा कि मैंने कामायनी का उल्लेख किया कि सबके सुख के लिए जीना, और सबके सुख के लिए जिएंगे तो दूसरों का दुख आपको जहर के रूप में पीना पड़ेगा। केवल अपने लिए जीना, अपने कंफर्ट के लिए जीना, इससे टकरार पैदा होती है और उस टकराहट के कारण सब आपस में बिखरते हैं। और इसलिए एकात्मता का भी जो संदेश अपनी अपील में प्रधानमंत्री ने दिया है, भारत की एकात्मता का संदेश, तो एको अहम बहुश्यामः, कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि मैं एक ही बहुतों के रूप में प्रकट हो रहा हूं, और इसलिए सबके अंदर वही देवात्मा है और हम किसी से भिन्न नहीं है, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर और किसी भी प्रकार के रंग भेद के नाम पर, और मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं है। ये जो हलाल पीने की घटना है ये इसी के लिए है कि जब सब दूसरे पर संकट आए तो हम आगे बढ़कर उस संकट को अपने ऊपर झेलने की भावना से खड़े हों, तो सब सुखी हो जाएंगे। और गीता में ये भी कृष्ण ने कहा है कि एक दूसरे के हृदय में स्थित होकर जिए तो सब सुखी रहेंगे। यही वास्तव में जो गीता का संदेश है। गीता क्या है? गीता कोई अलग से ज्ञान नहीं है, जो भारतीय सनातन परंपरा की जीवन दृष्टि है, उसी को कृष्ण ने गीता में व्यक्त किया है। और उस सनातन संस्कृति के आदि हमारे स्रोत
शिव शंकर हैं, भोलेनाथ हैं, बाबा अमरनाथ हैं, जिनको विविध रूप में हम देखते हैं। और इसलिए शिव के जीवन की एक एक घटना, और हमारे यहाँ शिव के बारे में कहा गया है कि सारी वस्ता जग को सौंपी आप बसे वीराने में। तो शिव ने तो अपने लिए कुछ नहीं रखा, केवल एक मृग छाल पहनकर जीते हैं। और यही वास्तव में संसार के सुख की कामना है। आज जो युद्ध हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि हम दूसरों के तेल के कुओं पर कब्जा कर लें या दूसरों की संपत्ति हरिया लें। और भारत ने तो करीब कई 100 साल तक इस संघर्ष को झेला है। सही बात कि है। दूसरों ने हमारी संपत्ति, क्योंकि बलदेव भाई हम भूल जाते हैं कि हम सभी को नष्ट होना है शरीर के तौर पर। जो रहना है वो चेतना रहनी है हमारी, और हमारे कारण शरीर, हमारे जो दूसरे शरीर हैं जिनको कहते हैं, उस आंतरिक चेतना को, उसको भी लेकर के चलना। बहुत धन्यवाद, मेरे पास वक्त इतना है। अनिश जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनगर से जुड़ने के लिए, और बलदेव भाई शर्मा बहुत बहुत नमस्कार आपको और धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये जो तीर्थ है, तीर्थ यात्रा है, वो एक संदेश है अहंकार के त्याग का, सत्य के अनुसरण का, आत्मा की अमरता के बोध का, जिसका जिक्र हमारे गेस्ट कर रहे थे, और भगवान शिव यानी कल्याण के प्रति और सभी के कल्याण के प्रति अपने समर्पण का। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए समाचार। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं समाचार। आगे बढ़ते हैं। 16 जुलाई से शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 2026 इस वर्ष की, उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इस त्यौहार के दौरान 3 देवता भगवान श्री जगन्नाथ, उनके भाई श्री बलभद्र और बहन सुभद्रा को भक्तों द्वारा 3 विशाल लकड़ी के रथों में गुंडीचा मंदिर, जो कि उनकी मौसी का मंदिर है, वहां तक ले जाया जाता है, जहां वे 1 सप्ताह तक रहते हैं और फिर वापस अपने श्री मंदिर, जो कि जगन्नाथ भगवान का असली मंदिर कहा जाता है, वहां पर लौट आते हैं। भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसको कहते हैं नंदी घोष, बलभद्र जी का रथ उसको तालध्वज, और माँ सुभद्रा का रथ दर्प दलन कहा जाता है। ये उत्सव आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से आरंभ होकर के 9 दिनों तक चलेगा, और इसका समापन 24 जुलाई 2026 को बहुड़ा यात्रा यानी वापसी यात्रा के साथ होगा। और ये भी अद्भुत संगम आस्था और सनातन संस्कृति का, और भारत की आध्यात्मिकता यहाँ के कण कण में मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं। इस बात की जानकारी खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सम ने दे दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में बताया, और मैं कोट कर रहा हूं उन्हें, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और न्यूजीलैंड की आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। हम अप्रैल में हुए न्यूजीलैंड भारत मुक्त व्यापार समझौते के जरिए दोनों देशों के रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। इससे न्यूजीलैंड में ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी, निर्यात बढ़ेगा और आर्थिक विकास मजबूत होगा। साथ ही न्यूजीलैंड के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा बाजार खुल जाएगा, अनकोट। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फ्रांस की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत में निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के कई सकारात्मक संकेत मिले हैं, ऐसा कहा है। पेरिस में वैश्विक कंपनियों और वित्तीय संस्थानों ने भारत को विश्व का भरोसेमंद निवेश का देश बताते हुए दीर्घकाल की जो साझेदारी बढ़ाने की इच्छा जताई है। बीएनपी पारिवास के डिप्टी सीईओ ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना करते हुए कहा कि वैश्विक निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। वहीं फ्लाइंग व्हेल्स ने भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग और संचालन का प्रमुख केंद्र बनाने की इच्छा जताई है। उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और बुनियादी ढांचे में निवेश की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया है। इसके अलावा अमुंडी और एयर लिक्विडी जैसे प्रमुख फ्रांसीसी कंपनियों ने भी भारत में निवेश बढ़ाने, अपने कारोबार का विस्तार करने और भारत को वैश्विक संचालन का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने में रुचि दिखाई है।
पंजाब की राजनीति एक बार फिर से सुर्खियों में है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान विपाशना के लिए बेंगलुरु गए हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल भी विपाशना के लिए ही बेंगलुरु जाते थे। शायद आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस तरह की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। बहरहाल बीजेपी ने इससे एक मुद्दा बना लिया है, सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। इससे पहले भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा गुरुद्रोही घोषित किए जाने पर मुश्किलों में थे। अब बीजेपी ने कुछ नए सवाल उठाए हैं। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं, नहरों में टूट फूट की घटनाएं सामने आ रही हैं, राज्य पर कर्जा बढ़ रहा है, सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाओं से किए गए वायदे पूरे नहीं हुए और बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य की चिंता में बेंगलुरु में। केजरीवाल मैं कहना चाहना कि जो हाल दिल्ली च होया वो हाल पंजाब च होने वाला। हुण तुसीं मेरी एक गल दी ध्यान रखना कि तुसीं मुख्य मंत्री तो छुट्टियां ते भेजता, हुण आप पंजाब चलाओगे। इस गल की मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है कि पंजाब में इतना बुरा हाल है। पंजाब किसी भी चीज़ पे किसी भी पैमाने पे ठीक नहीं है। ड्रग पे लगा लो, माफिया पे लगा लो, अब लैंड पुलिंग के इनका स्कीम था, पहले इतना बड़ा विरोध हुआ है, अब फिर शुरू कर दिया। इनको लगता है कि लोग ऐसे बेवकूफ़ हैं, इनकी लैंड पुलिंग को चलने देंगे, कभी नहीं चलने देंगे। पंजाब में ऐसी जो दिल्ली वाली बात हो पंजाब में नहीं चलेगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा गबन मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर एक नई कार्रवाई सामने आई है। पुलिस अविनाश को अयोध्या जिला जेल से कहीं अन्य स्थान पर ले जाती नजर आई। हालांकि इस ट्रांसफर की आधिकारिक वजह अभी साफ नहीं है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहा गया। और अयोध्या में ही राम मंदिर चढ़ावा इस वक्त चर्चा में है। गिरफ्तार लवकुश मिश्रा इस वक्त मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही हैं। राम मंदिर में 17,000 की नौकरी करने वाले आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर जल्दी कार्रवाई हो सकती है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा के सोहावल तहसील में बन रहे मकान को लेकर उनकी पत्नी को नोटिस भेजा है। नोटिस में मकान के तय मानक से अलग तरीके से बनाने को लेकर कार्रवाई की बात कही गई है। यह नोटिस उसके घर के निर्माण में अथॉरिटी के नियमों की अनदेखी और उल्लंघन करने पर भेजा गया है। जो कोई भी भवन बनता है उसकी निगरानी करते रहते हैं ना। हमारे यहाँ जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। और लवकुश मिश्रा के मामले में आपको बताएं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल उनकी पत्नी के नाम एक प्लॉट खरीदा गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अब नोटिस दिया है और बुलडोजर का खतरा अब मंडरा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या योगी सरकार इस मामले में बुलडोजर कार्रवाई करेगी। इसको शुरुआत अब होने जा रही है। सोहावल तहसील के मकान पर संदेह जताया जा रहा है। अवैध निर्माण का आरोप है। ये कहा जा रहा है कि मकान का नक्शा शायद पास नहीं कराया गया और निर्माण का पैसा कहां से आया, धन का स्रोत क्या था, उसको लेकर के भी सवाल जवाब किए जाएंगे। लवकुश मिश्रा की पत्नी से सवाल जवाब किया जा रहा है क्योंकि नाम है उनके ज़मीन। सुप्रिया मिश्रा के नाम ये नोटिस जारी किया गया है क्योंकि उनके नाम ही ज़मीन खरीदी गई थी और इमारत का काम तय नियमों के मुताबिक नहीं हुआ। आपने सुना अभी अयोध्या विकास प्राधिकरण की नोटिस का जवाब अगर नहीं दिया जाता संतोषपूर्वक तो ये कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन के नियमों की अनदेखी का आरोप और ये भी कि केवल 17,000 रुपये के वेतन वाले व्यक्ति के पास इतनी बड़ी ज़मीन कैसे आई, उनके धन का स्रोत क्या है, क्या इसको लेकर के फिर से कोई प्रशासन से नक्शा पास कराया गया या नहीं। मंदिर में काम करने के ही दौरान ये ज़मीन खरीदी गई थी और इसलिए ये शक और शुबह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। रजिस्ट्री में ज़मीन की कीमत केवल 8.8 लाख रुपए दिखाई गई है, लेकिन अभी मार्केट रेट देखें तो वो 25 लाख रुपए के आसपास नज़र आती है, यानी कुछ पैसा कैश में भी दिए जाने की संभावना नज़र आ रही है। दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन और फंडिंग सोर्स इस सब की जाँच SIT करने जा रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि निर्माण में जो पैसा लगाया गया ज़मीन खरीदने के बाद उसका स्रोत क्या था। आखिर इतने कम वेतन में तो ये निर्माण, इतना शानदार निर्माण नहीं किया जा सकता।
और इसलिए निर्माण की प्रक्रिया और खर्च दोनों पर ही संदेह है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में एक भीषण सड़क हादसे में शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया है। अमरावती अनंतपुर राजमार्ग पर कुंभम के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की दुखद मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक शादी में शामिल 14 लोग गिद्दलूर से ऑटो रिक्शा में सवार होकर के कुंभम जा रहे थे। आधी रात के समय सभी लोग राजमार्ग किनारे स्थित विनायक स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए रुके थे। पुलिस के अनुसार वाहन में कुल 14 लोग सवार थे। और खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से मात दे दी है। इस जीत के साथ ही स्विट्जरलैंड ने अब राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली। स्विट्जरलैंड के लिए एम्बोलो ने 10वें और एंडोए ने 46वें मिनट में गोल्स किए। यह 88 वर्ष में स्विट्जरलैंड के विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में पहली जीत रही है। पुर्तगाल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। क्रोएशिया विश्व कप से बाहर हो गया है और इसके साथ ही लूका मॉड्रिच ने अपना आखिरी विश्व कप मैच खेला। आज बेहद ही रोमांचक मैच में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से मात दे दी। क्रोएशिया ने पेरिसिच के गोल की मदद से 53वें मिनट में बढ़त बना ली थी। रोनाल्डो ने 68वें मिनट में जाकर पेनल्टी पर गोल किया। ये रोनाल्डो का विश्व कप के नॉकआउट मैच में पहला गोल था। वहीं गोंसालो रामोस ने इंजरी टाइम में टीम के लिए विजयी गोल कर दिया। इस मैच में रोनाल्डो और लूका मॉड्रिच के बीच मुकाबला था और रोनाल्डो ने बाजी मार ली। और पुर्तगाल के स्टार जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया। विश्व कप के नॉकआउट में किया अपना पहला गोल। नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे वो उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। 41 वर्ष 147 दिन की उम्र में उन्होंने ये गोल किया। रोनाल्डो ने मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा। राउंड ऑफ 32 में जो क्रोएशिया के खिलाफ उनका गोल था, दूसरे हाफ में मिली पेनल्टी पर उन्होंने ये गोल किया और विश्व कप में गोल करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। सिर्फ कैमरून के रोजर विला हैं रोनाल्डो से आगे। रोजर विला ने 1994 में 42 साल 39 दिन की आयु में गोल किया था। स्पेन ने फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हरा दिया। स्पेन के लिए ओयरज़बाल ने 36वें और 89वें मिनट में गोल किया। वहीं पेड्रो पोरो ने 66वें मिनट में गोल कर दिया। स्पेन ने 2010 विश्व कप फाइनल के बाद से पहली बार विश्व कप के किसी नॉकआउट मैच में जीत दर्ज की है। स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन का प्रदर्शन एक बार फिर से शानदार रहा और उन्होंने लगातार चौथे मैच में विपक्षी टीम को गोल नहीं करने दिया। ऑस्ट्रिया की टीम 1954 के बाद से पहली बार विश्व कप में नॉकआउट मैच में खेल रही थी। अगले मैचों की बात करें तो राउंड ऑफ 32 में अब अर्जेंटीना का सामना केप वर्डे से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इस मैच में फेवरेट है। तो विश्व कप में पहली बार खेल रही केप वर्डे ने सबको चौंका दिया है और नॉकआउट दौर में प्रवेश किया है। अब ये देखना रोचक होगा कि अपने शानदार प्रदर्शन के चलते इस विश्व कप के हीरो बनकर उभरे केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा इस मैच के अर्जेंटीना के स्टार लायनल मेसी के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं। मेसी अब तक इस विश्व कप में 6 गोल कर चुके हैं। केप वर्डे ने अपने पहले मैच में स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोककर सबको चौंका दिया था। इसके बाद उन्होंने उरुग्वे से 2-2 का ड्रॉ खेला। अपने आखिरी ग्रुप मैच में केप वर्डे ने सऊदी अरब के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला और ग्रुप में उपविजेता रहते हुए नॉकआउट दौर में जगह बना ली। केप वर्डे विश्व कप के नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश है। और फीफा विश्व कप राउंड ऑफ 32 में आज देर रात ऑस्ट्रेलिया का सामना मिस्र के साथ होगा। ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में अब तक अनुशासित खेल दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया के पास लगातार दूसरे विश्व कप में राउंड ऑफ 16 में पहुंचने का मौका है। वहीं उनके पास पहली बार विश्व कप का नॉकआउट मैच जीतने का भी मौका है। मिस्र की टीम विश्व कप के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखा रही है। टीम अब तक अविजित है और उनके पास अगले दौर में जाने का बहुत ही सुनहरा मौका है। एक और मुकाबला राउंड ऑफ 32 का कोलंबिया का सामना होगा घाना से। ये मैच कैंसास सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा। कोलंबिया की टीम शानदार लय में है और तकनीकी रूप से घाना से मजबूत है।
वहीं घाना की टीम मॉडर्न एरा में पहली बार फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ी है। कोलंबिया को इस मैच में फेवरेट माना जा रहा है। हालांकि नॉकआउट मैच में कोई भी टीम बाजी मार सकती है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वक्त कोलकाता में है। वो विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों को संबोधित करें। आपको सीधे लिए चलते हैं। जिन्होंने जनता ने बड़ी विश्वास भरोसे के साथ आप चुनकर भेजा है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, पश्चिम बंगाल के यशस्वी, लोकप्रिय और जो पश्चिम बंगाल की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नई आधुनिकता की ओर बंगाल को बनाने का जिनका संकल्प है, शुभेंद्र अधिकारी जी, पार्लियामेंट में हमारे साथी संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं श्री रविंदर बसु जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री ऋतुव्रत बनर्जी जी और संसदीय कार्य मंत्री श्री उमेश राय जी, यहां पर इस कार्यक्रम में पधारे विधानसभा के विभिन्न अध्यक्षगण, संसद सदस्यगण और इस कार्यक्रम में आए पश्चिम बंगाल के सभी मंत्रियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको ऐसे राज्य का प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिला है जिसने भारत को विचार दिया, दिशा दी, प्रेरणा दी। यह आप सबके लिए सौभाग्य का विषय है। पश्चिम बंगाल की धरती साहित्य, कला, संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, उद्योग, शिक्षा, बौद्धिकता और आजादी के आंदोलन की दिशा देने वाली ये धरती है। और इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के साथ भारत की आजादी को स्वर दिया, भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाया, समाज सुधार का अलग जगाया और आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए वंदे मातरम के गीत के साथ हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। उस वंदे मातरम को गीत रखने वाले भी यहाँ के राजा राममोहन राय जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, बंकिम चंद्र चटर्जी हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, इन सब का अलग अलग कालखंड में योगदान रहा। आज भी राष्ट्र उनको याद करता है, हम सबको उनसे प्रेरणा मिली। माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है और एक विधायक से बहुत अपेक्षाएं होती है, आकांक्षाएं होती है। जो उनकी चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसको समाधान निकालने की जिम्मेदारी आप। और मुझे खुशी है कि इस विधानसभा में 181 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए, जो अपने आप में एक इतिहास है। यहां पर 194 विधायक 25 वर्ष से 55 वर्ष की उम्र तक हैं। युवाओं और महिलाओं का नेतृत्व वाली
ये विधानसभा निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका कालखंड लोग याद रखे, इसलिए हमें संसदीय परंपराओं, संसदीय प्रॉपर्टियों और संसदीय गरिमा को ऊंचा उठाते हुए राज्य के विकास के लिए योगदान देना है। और इसलिए एक विधायक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। आपने जनता को चुनकर भेजा है, जहां आपकी एक अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी है, वहां इस राज्य के विकास की जिम्मेदारी भी आपकी है। इस राज्य की नीतियां, कानून, राज्य के लोगों की आकांक्षाएं, ये भी एक विधायक की जिम्मेदारी होती है। इसलिए आप पूरे राज्य की सामूहिक आकांक्षाओं के प्रतिनिधि भी हैं। आपके हर विचार, हर तर्क, संवाद, हम केंद्र में जन कल्याण को रखें, लोगों की आपदा, चुनौतियों के समाधान का रास्ता ढूंढें। हमारी चर्चा संवाद के अंदर जहां समस्या भी हो, कठिनाई भी हो, चुनौतियों की चर्चा भी हो, लेकिन उसके समाधान के रास्ते भी हों। अच्छी विधानसभा की बहस वही होती है जहां आप आलोचना भी करें, जहां कठिनाई भी रखें, लेकिन उसके साथ उसका समाधान क्या है, उस समाधान पर भी अपने विचार रखें। और इसलिए आपको विधानसभाओं की श्रेष्ठ परंपराओं को, परिपाटियों को आपको समझने की आवश्यकता होगी। आपको यहां पुरानी डिबेट, यहां बनने वाले कानूनों, यहां बनने वाले बड़े मुद्दों पर जो चर्चा हुई है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इस विधानसभा की बहुत ऐतिहासिक रही है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि विधानसभा ही राज्य और देश के निर्णय करती है, और इसलिए बंगाल कहां जाए, यह भी राज्य की विधानसभाओं में निर्णय हुआ है। इसलिए राज्य विधानसभा राज्य की जनता के कल्याण के लिए नीतियां, कानून बनाने के साथ उनके समाधान, उनके बेहतर जीवन के लिए भी काम करती है। इसलिए आप जितनी विधानसभा के अंदर तर्कपूर्ण तरीके से, तथ्यों के आधार पर अच्छी चर्चा, संवाद करेंगे, उतना ही आप अच्छा नेतृत्व दे पाएंगे। और ये विधानसभा के इस नेतृत्व से ही राज्य का नेतृत्व निकलता है, देश का नेतृत्व निकलता है। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमेशा जीवन में सीखते रहें, नए अनुभव लेते रहें, अच्छे श्रेष्ठ विचारों को साझा करते रहें। जहां भी, जिस समय भी, जिस वक्त भी मिले, जीवन में सीखने की आकांक्षा होनी चाहिए, कुछ नए करने की आकांक्षा होनी चाहिए। मेरी विधानसभा के अंदर, मेरे राज्य के अंदर, मैं राज्य विधानसभा के विधायक के रूप के अंदर क्या नया बदलाव ला सकता हूं, इसकी चर्चा हमें सदन में करने की आवश्यकता है। और इसीलिए यह समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है, और एआई टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की विधानसभाओं की, पार्लियामेंट की, राज्यसभा की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी। और मेरा आपसे आग्रह, जितनी देर आप विधानसभा में बैठेंगे, आपको बोलने का अवसर मिले न मिले, लेकिन नए विधायक हो, पुराने विधायक हो,
जितनी देर संभव हो विधानसभा में बैठना, लोगों के विचारों को सुनना, उनके तर्कों को सुनना, उनके तथ्यों को सुनना। जितना आप विधानसभा में बैठेंगे उतने ही आपको नए अनुभव मिलेंगे। इससे मेरा आपसे आग्रहपूर्वक है कि नए विधान सदस्य को लंबे समय तक विधानसभा बैठना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की धरती में एक नई ऊर्जा है। यह धरती हमेशा विचारों की धरती रही है। यह धरती हमेशा नवाचारों की धरती रही है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है, इस धरती की विरासत को वापस लौटाना है। इस धरती की आध्यात्मिक चेतना, इस धरती की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा, इस धरती पर जो विद्वान हुए, जिन्होंने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर देश की संस्कृति विचारों को दुनिया में पहुंचाने का काम किया, उनके विचारों के मंथन को विचार। और ये धरती हमेशा उद्योग, शिक्षा, कई तरह की विरासत है इसकी। इस विरासत को पुनर्जीवित करना चाहिए। भारत बंगाल की ओर देख रहा है, और जब बंगाल की ओर देख रहा है तो आप सबकी ओर देख रहा है। मुख्यमंत्री जी का एक विजन, एक सोच है, दूरदृष्टि है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से, लोकतंत्र की संवाद से, डेमोक्रेसी को मजबूत करते हुए हमारी विरासत को वापस लाएंगे, जहां पर हर बड़े निर्णय राज्य की विधानसभा में हो। प्रदेश, देश विधानसभाओं की चर्चाओं को देखे। मैं यहां के विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने विधानसभा की कार्रवाई को लाइव किया, ताकि देश देख सके, प्रदेश देख सके कि हम जो निर्णय कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वो देश और प्रदेश के हित में है। और इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, ये समय आपके लिए सबसे ऐतिहासिक समय है। ये समय सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जो आप आज जो फैसले करके जाएंगे, जो निर्णय करके जाएंगे, ये वर्तमान के लिए भी होंगे, भावी पीढ़ी के लिए होंगे। और इसीलिए इस भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे आशा है कि 2 दिन तक आपके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप चर्चा करेंगे, अपने अपने तर्क रखेंगे, कुछ सवाल जिज्ञासा होगे तो जिज्ञासा का सवाल भी पूछेंगे, और तर्कपूर्ण तरीके से कैसे चर्चा की जा सकती है, संवाद की जा सकती है, इसके लिए बेस्ट स्पीकर यहां पर आए हैं। और मुझे आशा है आने वाले समय में हम बंगाल के आम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलना, यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य उस गरीब व्यक्ति की आवाज को बनना। आपको इसलिए चुनकर भेजा है कि आप उनकी आवाज हो, उनकी कठिनाइयां, उनकी चुनौतियां, उनकी आकांक्षा, उनके विचारों को आप विधानसभा के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। सहमति असहमति लोकतंत्र में हो सकती है, कहीं आपको भी अपने विचार व्यक्त करने समय कई तार्किक चीजें कहने पड़े, लेकिन निर्वाक रूप से सदन में अपनी बात को कहना चाहिए। और मुझे आशा है आने वाला समय इतिहास आपको याद रखेगा। आपकी को जनता ने बहुत अपेक्षाओं से, बहुत विश्वास से चुनकर भेजा है, और इसीलिए हमें लोकतंत्र को, लोकतंत्र की परंपराओं को, लोकतंत्र की श्रेष्ठ संवाद को, चर्चाओं को और श्रेष्ठ बनाना है। हमें इसी विधानसभा से अपने तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण, विवेकपूर्ण चर्चा कर कानून भी बनाना है, नीतियां भी बनाना है, और नीतियां कानून के साथ
ब्यूरोक्रेसी के कामों की समीक्षा भी करना है, क्योंकि जनता का राज इसलिए होता है जहां जनता की सुनी जाती है। और हमारे किरण रिजिजू जी ने बहुत बताया कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसदों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और यही भरोसा है। अब हमारा जीवन देश और राष्ट्र के लिए, हमारा जीवन हमारी क्षेत्र की जनता के लिए, हमारा जीवन प्रदेश के लिए, और इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जीवन अब जन सेवा जन कल्याण के लिए है। हम बंगाल की जनता को जो अपेक्षाएं हैं, उन आकांक्षाएं, उस अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, और बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, और लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। धन्यवाद श्री ओम बिरला जी। পরিশেষে ধন্যবাদ। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ पर जो 2 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है बंगाल विधानसभा में, वहाँ उन्होंने संबोधन दिया और बताया कि किस तरीके से जनता की तमाम आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी विधायकों के पास रहती है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, उन्होंने खासतौर से बंगाल का जिक्र किया कि किस तरीके से बंगाल की जो विरासत है उसको हमें पुनर्जीवित करना होगा, और जो तमाम उम्मीदें हैं उनको पूरा करते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना होगा, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है उसको और ज़्यादा लाभ मिल सके। और इसके साथ साथ खासतौर से उन्होंने बताया कि कैसे सदन में एक सार्थक चर्चा जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, और उसी जब सार्थक चर्चा होती है तो कुछ ना कुछ उससे निकल कर आता है। फिर चाहे नए कानून की उन्होंने जिक्र किया, नई नीतियों का उन्होंने जिक्र किया, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके, बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सके, और ख़ासतौर से विकसित भारत जब हम 2047 के लक्ष्य की बात कर रहे हैं उसका भी उन्होंने यहाँ जिक्र करते हुए बताया कि किस तरीके से उसके ज़रिए भी हम इन तमाम आयामों पर हमें जो बात है उसको देखना होगा, और तभी हम एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे इस विधायी पाठ के ज़रिए। तो ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश की तमाम और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं।